बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम MGT 503 के लेसन नंबर 16 की बात करेंगे। 16, 17, 18 इंशाल्लाह आज इसको वाइंड अप करेंगे। रैशनल डिसीजन मेकिंग। रैशनल कहते हैं, जनरली बात कर लें कि सूटेबल कह लें, या इसे कहेंगे आम जुबान में कह लें कि ईमानदारी के तौर पर। ठीक है, रैशनल बिहेवियर कि हाँ, न्यूट्रल, सॉरी, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा था। न्यूट्रल जो डिसीजन मेकिंग होगी, यानी कि किसी की तरफ स्पेशलाइज वो नहीं है, झुकाव नहीं है। डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस थ्रू विच मैनेजर्स आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम्स एंड अटेम्प्ट टू रिजॉल्व देम। डिसीजन मेकिंग क्या है? ये प्रोसेस है जिसमें मैनेजर्स की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और उनको रिजॉल्व किया जाता है। तीन तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक क्राइसिस प्रॉब्लम है, नॉन क्राइसिस प्रॉब्लम है, और अपॉर्चुनिटी प्रॉब्लम है। अब क्राइसिस प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है? कि सीरियस इशू हो गया है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई मशीन खराब हो गई है, कोई वर्कर बीमार हो गया है, ये क्राइसिस प्रॉब्लम है। Non-classic issues require resolution but does not simultaneously have importance and immediacy characteristic of crisis। ये रूटीन से हटके क्राइसिस होते छोटे मोटे, जिस तरह कहते हैं कि कोई काम पड़ गया है, कहीं जाना पड़ गया है, वैसे ही कोई इवेंट आ गया है, उसकी वजह से काम छोड़ बंद करना पड़ गया है, कोई वर्कर नहीं आया कि जी उसे उसके घर में कोई इवेंट था। तो ये नॉन क्राइसिस है, ये क्राइसिस एक्टिविटी नहीं है। क्राइसिस एक्टिविटी वो होती है जिसमें कोई नुकसान हो जाए या कोई ऐसा प्रॉब्लम जिसकी वजह से आपका काम रुक जाए। वो हो गया, लाइट का क्रैकडाउन हो गया, उससे हो सकता है। जिस तरह आज जो धरने का इशू है, ये भी क्राइसिस प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आता है मॉडल डिसीजन मेकिंग। रैशनल मॉडल, अकॉर्डिंग टू द रैशनल मॉडल, डिसीजन मेकिंग मैनेजर्स एंगेज इन कंप्लीटली रैशनल डिसीजन प्रोसेस, अल्टीमेटली मेक ऑप्टिमल डिसीजंस एंड पोजेस एंड अंडरस्टैंड ऑल इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू देयर डिसीजन। वो एक प्रॉपर हर तक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, हर लिहाज से हर चीज को एनालिसिस करके देन डिसीजन करेंगे। इसको रैशनल डिसीजन या रैशनल मॉडल कहते हैं। अब रैशनल मॉडल जो है उसके 7 स्टेप्स हैं। पहले है आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करें कि मसला है क्या, प्रॉब्लम है क्या, जिसके बारे में डिसीजन करना है। अब प्रॉब्लम कई तरह के हो सकते हैं। वर्कर्स के वर्क प्लेस के प्रॉब्लम हो सकते हैं, वर्कर ने कोई स्ट्राइक कर दी है, वो एक प्रॉब्लम है। कंट्री में जैसा ये धरने की इशू शुरू हो गया, ये एक प्रॉब्लम है। ये आपके आउट स्टेशन से जो लोग आते हैं वो नहीं पहुंच सकेंगे। जिस तरह आज हमारे ऑफिस में 3 लोग, एक वजीराबाद से, 2 टस्कर से आते हैं, तो तीनों नहीं आए थे। तो ये हमारी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं आइडेंटिफाई द डिसीजन क्राइटेरिया। हमें डिसीजन किस तरह का लेना है, हमें वो आइडेंटिफाई करना है। अब सिंपल सी बात है, जिन तीन जो मैंने अभी मिसाल दी, 3 लोग नहीं पहुंच सके, उनको क्या 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 उनको टास्क दे दिए गए, क्योंकि काम तो ऑनलाइन ही होता है। उनको टास्क पहले से असाइन थे, तो उन्हें कहा गया कि जी ये काम आपने कंप्लीट करने हैं घर बैठ के। अपॉन ड्यूटी है लेकिन घर बैठ के काम करें। ठीक है, तो डिसीजन क्राइटेरिया आइडेंटिफाई किया गया कि किस तरह हमें इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। फिर स्टेप 3 है एलोकेट वेट्स टू द क्राइटेरिया। जो क्राइटेरिया आप डिफाइन करेंगे उसको वेट्स साइन करने हैं। खैर, मैं जो मिसाल दे रहा हूँ इसको हम हटाते हैं, हम किसी और मिसाल की तरफ आते हैं। मिसाल लेते हैं जी, मुझे बाय करना है एक कंप्यूटर। हमें ऑफिस के लिए कुछ कंप्यूटर्स बाय करने हैं। दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब डिसीजन क्राइटेरिया क्या है कि कंप्यूटर होना किस तरह का चाहिए। उसकी रैम कितनी होगी, उसकी हार्ड कितनी होगी, प्रोसेसर कितना होगा, उसकी जनरेशन कौन सी होगी, कॉस्ट कितनी होगी, ये चीजें। अब तीसरे नंबर पे हम करेंगे इसको वेट्स एलोकेट करेंगे। अब चूंकि हमें ऑफिस में टैक्स का काम करना है या छोटे मोटे दूसरे काम करने हैं, कोई वर्ड एक्सेल पे काम करना है, इसका मतलब है हमें हार्ड बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। हाँ, रैम अच्छी चाहिए, हार्ड बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, प्रोसेसर भी मुनासिब हो,
जनरेशन भी अगर पुरानी भी होगी तो कोई इशू नहीं है। हमें सबसे पहली चीज़ है, हम कॉस्ट इफेक्टिव चाहते हैं सिस्टम्स। तो ये हमारी प्रायोरिटी 1 पे आ गया। रैम प्रायोरिटी 2 पे आ गई। हार्ड जो सॉरी डाटा में स्टोर करना है, तो हम हार्ड को प्रायोरिटी 1 में रखते हैं, रैम 2 पे आ गई, कॉस्ट को 3 पे रख लेते हैं। प्रोसेसर 4 पे आ गया, जनरेशन 5 पे आ गई। वेट्स हमने असाइन कर लिए। इसके बाद हम अल्टरनेटिव देखेंगे कि इनके हिसाब से हमें कौन सी अल्टरनेटिव हमारे लिए अवेलेबल है, यानी कि किस किस एचपी के हैं, डेल के हैं, कौन कौन से हमारे पास अल्टरनेटिव्स हैं। फिर हम इन अल्टरनेटिव एनालाइज करेंगे कि आया हमारे लिए कौन सा बेस्ट है। 6 स्टेप में हम करेंगे इन्वॉल्विंग सिलेक्टिव अल्टरनेटिव। हम अल्टरनेटिव सेलेक्ट करेंगे। 7 में हम चूज द कोर्स ऑफ एक्शन इंप्लीमेंट द अल्टरनेटिव, और देन फिर हम अल्टरनेटिव को बाय करके इंप्लीमेंट कर देंगे। 8 के अंदर हम इवेलुएट करेंगे कि जो हमने डिसीजन लिया, जो हमने वो प्रोडक्ट परचेज की, जो सिस्टम्स परचेज किए, उनका फीडबैक कैसा रहा, आया वो हमारे काम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। नेक्स्ट लेसन में 7 में आ गया, 17 में नेचर एंड टाइप्स ऑफ मैनेजर डिसीजंस। अच्छा, यहाँ पे मैं एक ही चीज ऐड करता जाऊँ, जो जो हमने अभी लेसन नंबर 16 पढ़ा है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन लॉन्ग क्वेश्चन में आठों के आठों नाम पूछ लेता है। ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के जो 8 स्टेप्स हैं उनके नाम लिखें, ये 5 नंबर का आ जाता है। या कोई से 3 या 4 नाम लिखें, 3 नंबर का आ जाता है। और कभी कभार वो 2-3 स्टेप दे के तो उनको डिफाइन करने कहता है कि इनको एक्सप्लेन करें या डिफाइन करें इन स्टेप्स को। नेक्स्ट चलेंगे नेचर एंड टाइप ऑफ मैनेजर डिसीजंस। दो तरह के डिसीजंस होते हैं, एक प्रोग्राम डिसीजंस होते हैं, एक नॉन प्रोग्राम डिसीजंस होते हैं। प्रोग्राम डिसीजंस वो डिसीजंस हैं जो रूटीन में हमारे डिसीजंस होते रहते हैं, वेल स्ट्रक्चर्ड होते हैं। ये हमारे प्रोग्राम डिसीजंस होते हैं। नॉन प्रोग्राम डिसीजंस रूटीन डिसीजंस नहीं होते। ये कभी कभार कोई इशू राइज हो गया तो उसके लिए फिर डिसीजन लेना पड़ जाता है। डिसीजन रूल्स आर इम्प्रैक्टिकल बिकॉज सिचुएशन आर नोवल एंड इल स्ट्रक्चर्ड, यानी कि वो जो प्रॉब्लम है वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है, रूटीन नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम अराइज ही को नहीं हुई है। तो इसको नॉन प्रोग्राम डिसीजंस कहते हैं। जो प्रॉब्लम रूटीन में अराइज होती हैं, क्योंकि वो हम डेली बेस पे उनके डिसीजंस लेते हैं, तो हमें पहले से काफी हद तक अंदाजा होता है, तो वो हमारे प्रोग्राम डिसीजंस होते हैं। अब नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड डिसीजंस। यहाँ भी सेम दो चीजें, वेल स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स होती हैं और पुअर स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स होती हैं। वेल स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स जो रूटीन की प्रॉब्लम होंगी, जिन्हें हम रूटीन में हैंडल करते हैं, उनका कोई प्रोसीजर ऑलरेडी डिफाइन होगा, रूल्स डिफाइन होंगे, पॉलिसीज डिफाइन होगी, उन्हें वेल स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स कहते हैं। और ऐसी प्रॉब्लम्स जिनका स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होता, जो रूटीन में नहीं होती, जो हमें अंदाजा ही नहीं होता कैसे कोई प्रॉब्लम राइज हो सकती है, वो पूर्ली स्ट्रक्चर होती है, तो उसकी जो डिसीजन होंगे वो नॉन प्रोग्राम डिसीजन होंगे। फिर आ जाता है हमारे पास जनरल ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन। एट द हाई लेवल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स आर डीलिंग विद poorly structured problems and use non structured decisions, नॉन प्रॉब्लम्स। ये बात अभी हमने की कि poorly structured प्रॉब्लम्स के लिए नॉन स्ट्रक्चर डिसीजंस जो है, नॉन प्रोग्राम डिसीजंस वो लिए जाते हैं। और लोअर लेवल मैनेजर्स जो हैं, इनके लिए ज्यादा स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं और वेल स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस ये लेते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारे पास डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स। डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स कौन से होते हैं? 4 स्टाइल्स होते हैं। डायरेक्टिव स्टाइल, एनालिटिकल स्टाइल, ये आपके एमसीक्यूज हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली एमसीक्यूज आते हैं। इवन तो इसका एमसीक्यूज आया था 3, उसे स्टाइल देखा था कि कौन सा हमारा डिसीजन मेकिंग स्टाइल नहीं है। सबसे पहले डायरेक्टिव इज वन दैट कैरेक्टराइज बाय लो टॉलरेंस फॉर एम्बिग्यूटी एंड अ रैशनल वे ऑफ थिंकिंग। कोई एम्बिग्यूटी, कोई गलती जो है उस पर लो टॉलरेंस होती है, यानी कि बर्दाश्त नहीं है, कोई गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसको डायरेक्टिव स्टाइल कहते हैं। दूसरा एनालिटिकल स्टाइल है, वन कैरेक्टरिस्टिक बाय हाई टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्यूटी एंड अ रैशनल वे ऑफ थिंकिंग। रैशनल वे ऑफ थिंकिंग तो है, लेकिन जो गलती की टॉलरेंस है वो भी हाई है। इसे एनालिटिकल स्टाइल कहते हैं।
यानी कि कोई गलती हो गई है, कहा जाता है कोई मसला नहीं, दोबारा काम कर लें। कंसेप्चुअल स्टाइल कैरेक्टराइज्ड बाय इनिशिएटिव इंट्यूटिव वे ऑफ थिंकिंग, जिसमें अपनी गट फीलिंग, अपनी माइंड को यूज करते हैं, ऐसे स्टाइल को कंसेप्चुअल स्टाइल कहते हैं। और बिहेवियर स्टाइल इज वन कैरेक्टराइज्ड बाय लो टॉलरेंस, टॉलरेंस इसमें लो होती है, एफिमिलिटी एंड द इनिशिएटिव, सॉरी इंट्यूटिव वे ऑफ थिंकिंग, और थिंकिंग इंट्यूटिव वे होती है। यानी कि कोई गलती होगी तो उसमें कोई टॉलरेंस नहीं की जाएगी, बट उसको रिजॉल्व करने के लिए कोई टेक्निकल वे और कोई स्पेशलाइज वे यूज किया जाएगा। लास्ट लेसन हमारा मिड का, नॉन रैशनल डिसीजंस। नॉन रैशनल डिसीजंस कौन से होते हैं? जो कि रूटीन डिसीजंस नहीं होते। अब इसमें हमारे पास तीन मॉडल आते हैं। एक है जी सेटिस्फाइंग मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल और गार्बेज कैन मॉडल। तीनों को इंडिविजुअली देखते हैं। सेटिस्फाइंग मॉडल डेवलप इन 1950s। नहीं जी, ये आपका एक एमसीक्यू हो गया। बाय नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट हर्बर्ट सिमंस। होल्ड दैट मैनेजर्स सीक alternatives only until they find one that looks satisfactory। वो कहता है जी, तब तक जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, मैनेजर्स अल्टरनेटिव बनाते रहेंगे, उनको चेक करते रहेंगे, जब तक कि उन्हें कोई खातर खा सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाती। नेक्स्ट हमारा बाउंड्री रैशनैलिटी मीन्स दैट ability of managers to be perfectly rational in making decisions, limited by such factor as a cognitive capacity of time constraint। दूसरा हमारे पास मॉडल आता है इंक्रीमेंटल मॉडल। होल्ड दैट मैनेजर्स मेक अ स्मॉलेस्ट रिस्पॉन्स पॉसिबल दैट विल रिड्यूस द प्रॉब्लम एट ए लीस्ट टॉलरेबल लेवल। यानी कि मैनेजर थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिवनेस शो करेगा, उस पर फोकस होगा, उसको ठीक करने की कोशिश करेगा इस हद तक कि वो इस लेवल पे आ जाए जहां पे टॉलरेट किया जा सके, कि हम ये बर्दाश्त कर लें, कोई नहीं, यहां तक खैर है, इतनी की गलती, इतना का नुकसान बर्दाश्त है, कर सकते हैं हम। फिर है गार्बेज कैन मॉडल। फॉर द डिसीजन मेकिंग होल्ड दैट मैनेजर्स बिहेव इन virtually a random pattern to making non-program decisions। Factors that determine decisions include particular decision involved in decision that their interest and favor solution problem as well as any opportunities they stumble upon। गार्बेज कैन क्या है? बिहेव ऑन विचुअली a random pattern to make non program decisions। यानी कि रैंडम पैटर्न होता है, रूटीन नहीं होगी, रूटीन से हटके होगा, और उसका सोल्यूशन भी नॉन प्रोग्राम डिसीजंस होंगे। फिर आता है ग्रुप डिसीजन मेकिंग। ऐसे डिसीजंस जो में लिए जाएं उन्हें ग्रुप डिसीजंस कहते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस में, ग्रुप ब्रिंग मोर डाइवर्स इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज टू बियर ऑन ए क्वेश्चन। नॉलेज ज्यादा होगा, डाइवर्स होगा, तो डिसीजन लेना, एक्यूरेट डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। एंड इंक्रीज नंबर ऑफ अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव ज्यादा हमारे पास होंगे, ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, तो फिर उसकी सिलेक्शन भी अच्छी होगी। डिसएडवांटेज में आता है ग्रुप डिसीजन मेकिंग इज मोर टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्यों? क्योंकि उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। हर बंदे की अपनी राय होती है और फिर वही चाहता है कि मेरी ही राय को इम्प्लीमेंट किया जाए। डिसएग्रीमेंट में डिले डिसीजंस। अगर कोई बंदा डिसएग्री है मीटिंग में आने के लिए, तो डिसीजन फर्दर डिले हो जाते हैं। ग्रुप थिंक इज द टेंडेंसी टू cohesive groups to seek agreement between an issue at the expense of relativity, so realistically appraising the situation। ग्रुप थिंक क्या है? कि हम साथ अपना वो देखते हैं, इशू देखते हैं, उसके साथ जो हमारा एग्रीमेंट हो रहा है, और साथ ये देखेंगे कि इस एग्रीमेंट करने में हमारा खर्चा क्या आ रहा है, इस चीज को भी मद्देनजर रखना। ये जी हमारा बाकी ये दोनों जरूरत नहीं है। ये हमारा आज का टॉपिक था। हाँ, यहाँ पर टर्म लिखे ग्रुप वेयर, सॉफ्टवेयर पैकेज, ये और नॉन नो अवेलेबल नहीं, कुछ नहीं है ये भी।
जी स्टूडेंट, ये हमारा मिड तक का कोर्स था। उम्मीद करता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।